Hello student, I am Anil Misra. Today present with new video for class 9th. We are going to study new chapters gravitation. Gravitation is very important chapter for your class 9th and for your knowledge. आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इसमें देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशंस, कैपलर्स लॉ फॉर प्लानिटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल, मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज ग्रेविटेशन। जैसा कि पहले से आप कुछ कहानियाँ सुन रखे होंगे कि न्यूटन से एक बार पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और कुछ चीज़ों पे विचार या थिंकिंग कर रहे थे, तो ऊपर से एप्पल जो है उनके सर पे बार बार गिर रहा था। तो न्यूटन्स के मन में ये आइडिया आया कि एप्पल ये जो है बार बार नीचे की ओर ही क्यों गिरते हैं, ये ऊपर क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने हर ऑब्जेक्ट पे स्टडी किया और सभी ऑब्जेक्ट को देखा कि अगर उसको हम किसी फोर्स से ऊपर की तरफ फेंक देते हैं तो जब जैसे ही उसकी वो वेलोसिटी ख़त्म होती है वो अर्थ की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाती है। इसी चीज़ को बहुत स्टडी करने के बाद में एक उन्होंने कहा कि अर्थ के पास एक फ़ोर्स होती है जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस फोर्स को उन्होंने कहा ग्रेविटेशन फोर्स, और इसी को और अर्थ के इसी फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशंस। तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ द ग्रेविटेशन। Gravitation, momentum or tendency to move toward a center of gravity as in the falling of body to earth is known as gravitation. ग्रेविटेशन का मतलब ये हुआ कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इसी अर्थ के इसी फिनोमेना को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं और अर्थ के इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो देन नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा जो फोर्स लगता है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसी को हम पूरे यूनिवर्स में इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। पूरे यूनिवर्स में जो दो पार्टिकल होते हैं उन दोनों पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर द एग्जाम्पल, मूविंग ए प्लैनेट अराउंड द सन इन इनवर्स और फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री टुवर्ड द अर्थ। सपोज दैट अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करते हैं तो सन से कुछ फिक्स दूरी पे वो मूविंग करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे, जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूव करती है तो अर्थ भी सन पे फोर्स लगाती है और सन भी अर्थ पे फोर्स लगाती है। इसी अट्रैक्शन फोर्स, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आपका जितने भी सोलर सिस्टम में मूवमेंट होता है वो आज हो पा रहे हैं, पॉसिबल है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कि यूनिवर्स में कहीं भी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मूविंग ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इन इट्स ओन एक्सिस, अपनी अपनी एक्सिस पे सारे प्लैनेट मूव करते हैं। ये फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम द ट्री, इसी तरीके से एप्पल का जो है या किसी भी फ्रूट का अपने पेड़ से नीचे की तरफ गिरना, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द कैपलर्स लॉ। कैपलर्स एक साइंटिस्ट हैं, फिजिक्सियन हैं, जिन्होंने प्लानिटरी मोशन के रिस्पेक्ट में कैपलर ने प्लानिट के मोमेंट को लेकर के कुछ लॉ दिए जिसको हम कैपलर्स लॉ बोलते हैं। कैपलर्स गिव द फॉलोइंग 3 लॉ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लानिट। प्लानिट के मोशन, किस तरीके से प्लानिट एक दूसरे के चारों तरफ मूव करते हैं, उसको लेकर के उन्होंने प्लानिटरी मोशन के लिए कुछ लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं कैपलर्स लॉ। इन्होंने 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ आपका कहलाता है लॉ ऑफ एरिया, एंड थर्ड लॉ आपका कहलाता है लॉ ऑफ पीरियड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है।
Each planet move around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of the foci of the orbit. सबसे पहले कैपलर्स ने प्लानेट को लेकर के ये कहा कि कोई भी प्लानेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। कोई भी प्लानेट, प्रत्येक प्लानेट, ईच प्लानेट मूव अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन के चारों तरफ जितने भी प्लानेट मूव करते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट को समझने के लिए जैसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है, सर्कल और इलिप्स में डिफरेंस होता है। सर्कल जैसा कि बिल्कुल सर्कुलर होता है, जबकि इलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल साइज, जैसे अंडाकार आकृति। तो जो जितने भी प्लानेट हैं वो सन के चारों तरफ एक अंडाकार आकृति में, जिस तरीके का ये फिगर बना हुआ है, इस तरीके से वो मूव करते हैं सब उसके चारों तरफ। जबकि सन क्या होता है, उसके एक फोकस पे होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई एक इलिप्स बनाते हैं तो इलिप्स जो हमारा होता है वो पूरा सर्कुलर नहीं होता है, बल्कि उसके सिरों पे थोड़ा सा चपटा होता है। तो इसके दो सेंटर होते हैं जिसको हम फोकस बोलते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड का। तो ये दोनों इसके क्या कहलाते हैं, जैसे सर्कल में क्या होता है कि एक पॉइंट सेंटर पे होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। इसी तरीके से इलिप्स में क्या होते हैं कि दो पॉइंट होते हैं जिनको हम फोकस बोलते हैं। एक फोकस को F1, दूसरे फोकस को F2 बोलते हैं। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट का, कि ईच प्लानेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ या इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द ऑर्बिट। जबकि सन जो होता है वो इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पे होता है। एंड सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि इन्होंने ये कहा कि द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लानेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया कि अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई प्लानेट मूव करता है तो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो जो है एक समान नहीं होती है, बल्कि चेंज होती रहती है। यानी प्लानेट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। जब उसके नज़दीक सन के पास होती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है, और जब वो सन से दूर होती है तो उसकी वेलोसिटी स्लो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लानेट सन के चारों तरफ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव नहीं करती है। लेकिन अगर सन से दूरी पे सपोज करिए कि यहाँ पे कोई प्लानेट है और मूव करता है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड सन से दूर है। तो अगर किसी टाइम टी में मान लो इतना दूरी उसने कवर किया, और जब वही प्लानेट आपका इस पॉइंट पे आ गया और यहाँ से यहाँ तक उसने मूव किया, तो ये देखा गया कि जितने टाइम टी में यहाँ पे इतना कम डिस्टेंस मूव करेगा, और उतने टाइम टी में ये क्या हुआ, ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ सन के नज़दीक होने पे प्लानेट की स्पीड ज़्यादा होगी और सन से दूर होने पे प्लानेट की स्पीड स्लो होगी। तो अगर हम सन से उसके डिस्टेंस को मिलाएं और उसके एरिया को कवर करें, इस पार्ट को, और इसी तरीके से सन से ये जो लाइनिंग वहाँ पे ज्वाइनिंग करें जो उसने डिस्टेंस कवर किया, और उसके एरिया को कवर करें, तो हम ये देखते हैं कि अगर इक्वल टाइम है तो उनका डिस्टेंस का जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो इसी चीज़ को कैपलस ने कहा कि प्लानेट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी जितने टाइम में प्लानेट उस एरिया को कवर करता है वो कांस्टेंट होगा। अगर टी टाइम में यहाँ पे उसने इतना एरिया कवर किया, तो टी टाइम में यहाँ पे भी उतनी एरिया कवर करेगा, और यहाँ पे भी वो इतनी ही एरिया कवर करेगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लानेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लानेट इज कांस्टेंट। किसी भी प्लानेट का एरियल वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो लेट ए प्लानेट मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक प्लानेट है, वो ए से बी तक मूव करता है टी टाइम में, एंड इसका पोजीशन जो है वो चेंज होकर के एक्स टू वाई हो जाता है। और फिर उसी टी टाइम में अगर वो यहाँ पे ए से बी पोजीशन तय करता है, तो सन से जो लाइनिंग इससे मिलेगी, मीन्स ये पार्ट इसका एरिया और ये इक्वल होगा।
यानी इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, and Kepler second law of area, and next Kepler third law of period. Law of period क्या है? The square of time taken by a planet A to complete a revolution around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit. ये प्लानट के टाइम से के रिस्पेक्ट में लॉ दिया गया है। इसके हिसाब से ये है कि जो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट था, अगर वो प्लानट उसको मूव करता है तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलिप्स ये आपका होता है, और इलिप्स का ये जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये जो एक्सिस होता है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस आपका ये लॉन्ग पोर्शन और ये माइनर एक्सिस। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इलिप्स का एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर, हमने मान लिया जो टाइम लगता है टी वो उसका स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल होता है इसके क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस और सेमी का मीन्स हुआ हाफ, तो ये इसको हम मान लेते हैं कि ये आर है, ये डिस्टेंस, तो इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर टी इज द टाइम टू कंप्लीट ए रिवोल्यूशन and r is the semi major axis of elliptical orbit. तो देन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, के इज़ द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या आप कह सकते हैं कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड। तो केपलर्स लॉ फॉर प्लानिटरी मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके, तो ये आपका आई थिंक कंप्लीट हुआ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है यूनिवर्सल, ये ग्रेविटेशन का ऐसा लॉ है जो पूरे यूनिवर्स के लिए अप्लाई किया गया। न्यूटन्स ने फर्स्ट में ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं या ग्रेविटेशन फोर्स लगते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसी को फाइंड आउट करने के लिए, इसी को कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ दिया पूरे यूनिवर्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू दीज लॉ, the force of attractions between two particles or bodies, first directly proportional to the product of their masses, and second inversely proportional to the square of distance between these particle or bodies. तो न्यूटन्स ने ये कहा कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं वो सबसे पहले दोनों प्रोडक्ट के मासेज के दोनों ऑब्जेक्ट के, दोनों बॉडीज के मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उनके बीच जो डिस्टेंस होते हैं उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्स्ट सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है m1 एंड सेकंड बॉडी है m2। कंसीडर टू बॉडीज a and b हैविंग मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, लेट डिस्टेंस बिटवीन देम इट स्मॉल आर। हम दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आर मानते हैं। तो फर्स्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ, दीज बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बॉडीज। तो एफ इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, फर्स्ट बॉडी का जो मास है वो कितना है m1, एंड सेकंड बॉडी का जो मास है वो कितना है m2। तो देन f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, एंड सेकंड इज दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है
वो आप बॉडी m1 एंड m2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है। ओके, तो सेकंड लॉ को हम लिख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो फर्स्ट इक्वेशन इज, फर्स्ट आपका था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड सेकंड था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इन दोनों लोगों का अगर हम एक साथ मिलाएं तो F कंबाइन करें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, देन F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², या F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r², वेयर G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। G इज एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, बट इस G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर पर स्क्वायर। क्लियर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर वैल्यू। एग्जाम में पूछे जाते हैं कैपिटल G की वैल्यू क्या है, कैपिटल G की यूनिट क्या है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक बार अगर रिपीट करें तो दो बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड सेकेंड इज F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², या F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेयर m1 इज द mass of first body and m2 is the mass of second body, r is the distance between two body, and F is the attraction force, and capital G is the gravitational constant. Clear? नेक्स्ट स्टडी करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन के बारे में जैसा आपने पढ़ा है कि एक्सीलरेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटी की वजह से भी जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आती है उसमें भी उसके भी एक्सीलरेशन में चेंजिंग होता है। तो चूंकि अर्थ की वजह से ग्रेविटी की वजह से आता है इसलिए इस एक्सीलरेशन का नाम हम देते हैं ग्रेविटी। द एक्सीलरेशन विथ विच ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज acceleration due to gravity. Okay, the acceleration with which a body falls toward the earth due to earth gravitation pull is known as acceleration due to gravity. किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो खींचती है उसमें जो एक्सीलरेशन होता है अर्थ के सेंटर की तरफ आते वक्त उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो वी रिमेंबर दैट कैपिटल G इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड स्मॉल g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्स, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है स्मॉल g की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर्स? नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, स्मॉल g की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सपोज ये करते हैं कि ये आपका अर्थ है और यहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है। अब ये अर्थ और इस बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा और ये बॉडी अर्थ की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इनके बीच का जो फोर्स, जिस फोर्स से ये गिर रहा है न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, ये बॉडी जो अर्थ की तरफ आ रहा है इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू m इंटू ए। और ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ m1 की वैल्यू स्मॉल m कैपिटल M,
अर्थ का मास और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, तो देन कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। और चूंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे तो जी एम इंटू एम अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू ए, तो ये स्मॉल एम एंड स्मॉल एम इज कैंसिल, देन ए इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। और ए जो आपका एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है, अर्थ की वजह से है, तो इसलिए ये जो है आपका स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइनली स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो हमारा तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक कैपिटल जी पे एंड एक मास ऑफ अर्थ पे एंड आर यानी उसके बीच के डिस्टेंस पे। तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, तो कैपिटल जी को अगर हम कांस्टेंट टर्म है तो इसको हटाएं तो यानी मास ऑफ अर्थ एंड बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ, जैसा आप देख रहे हैं कि जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर, यानी मास पे डिपेंड कर रहा है और उनके बीच के डिस्टेंस का। तो फर्स्ट द फैक्टर विच एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स, फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ एंड सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो मास ऑफ अर्थ पे, सेकंड उसके रेडियस पे या उसके बीच के डिस्टेंस को। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। फ्री फॉल जैसा कि आप कई बार ये एक्सपीरियंसेस किए होंगे, जैसे झूला झूलते वक्त आप देखते हैं कि अगर झूला आपका ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, ऊपर से जब नीचे की तरफ आप आते हैं तो उस समय आपको लगता है जैसे झूला टूट सा गया है, तो वो उस समय आपको जो महसूस होता है वो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि जब आप कोई और एक्सेलरेशन ना आप पे एक्ट करता हो, सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रही है, सिर्फ ग्रेविटेशन का एक्सीलरेशन आप पे वर्क कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। द फॉलिंग बॉडी ऑफ विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एक्ट इज नोन एज फ्रीली। लिसन अगेन, द फॉलिंग बॉडी ऑफ विच only force of gravitation of the earth act is known as freely falling body, and such fall of a body is known as free fall. A freely falling body has acceleration equal to acceleration due to gravity. ओके, तो इस तरीके का फिनोमेना जो होता है फ्री फॉलिंग होता है। ओके, फ्री फॉलिंग एंड इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सिर्फ इस समय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है बॉडी पे, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, नेक्स्ट इज मास एंड वेट। कॉमन टर्म में हम मास और वेट को एक ही समझते हैं, बट इन साइंस मास एंड वेट में बहुत ही डिफरेंस होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि मास क्या है, फिर समझते हैं वेट क्या है। मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। सिंस मास ऑफ बॉडी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, सो मास इज आल्सो नोन एज इनर्शिया मास। मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कंटेन मैटर होता है उसी को हम मास बोलते हैं। क्लियर, कोई भी बॉडी जितना भी कंटेंट उसका दिखाई पड़ता है, जितने क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन होते हैं उसी को हम मास बोलते हैं, और उसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। क्लियर, एसआई यूनिट इसकी जो है किलोग्राम है। वेट क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो चेंज होता रहता है। वेट का मतलब ये हुआ कि वेट W इक्वल टू होता है M इंटू जी, वेट W इक्वल टू होता है M इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की वैल्यू अगर चेंज होगा तो उसका वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वेट जो है कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है प्लानेट टू प्लानेट। जहाँ जी की वैल्यू वेरी करेगा तो वेट ऑटोमेटिक वेरी करेगा। क्लियर, तो कुछ डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंसेस है। तो फर्स्ट, मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। मास किसी भी बॉडी का हमेशा हर जगह पे कांस्टेंट होगा, जबकि वेट जो है कांस्टेंट नहीं होता है, वो प्लानेट टू प्लानेट वेरी करता है। एंड मास ऑफ बॉडी इज नेवर जीरो।
कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है, जबकि वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। जबकि अर्थ के सेंटर पे किसी भी बॉडी का जो वेट है वो जीरो होता है। क्लियर? मास इज ए स्केलर क्वांटिटीज, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। मास इज मेजर इन किलोग्राम, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, एंड वेट इज मेजर इन किलोग्राम, वेट इज मेजर इन किलोग्राम वाट और न्यूटन। मास इज मेजर बाई बीम बैलेंस, किसी का मास जो मेजर किया जाता है बीम बैलेंस से किया जाता है, और वेट इज मेजर बाई द वेटिंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस। आप किसी भी सामान को खरीदते हैं तो वो तराजू पे रखते हैं तो मेजर क्या करते हैं, उसका वेट मेजर करते हैं। मास उसका क्या होता है, कंटेंट मैटर होता है। क्लियर? तो जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं लगभग उनका जो हम देख पाते हैं वो क्या है, उनका वजन जो है वो वेट है, और जो कंटेंट मैटर है वो क्या है, मास है। अगर अर्थ और मून का कंपेयर किया जाए तो किसी भी बॉडी को अगर हम मून पे ले जाएं तो अर्थ का 1/6 हो जाता है। जैसे अगर कोई 60 न्यूटन का वेट किसी का 60 न्यूटन का अर्थ पे है, तो अगर हम उसको चंद्रमा पे ले जाएं तो वो 10 न्यूटन का हो जाता है, यानी 1/6 न्यूटन जो है उसका रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट मास क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। वेट क्या होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करता है। और मास ऑफ बॉडी कभी जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मास इज स्केलर क्वांटिटीज, वेट इज वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। ये आपको जानना जरूरी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कभी दिए जाते हैं कभी नहीं दिए जाते हैं, तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मास ऑफ अर्थ जो होता है वो 5.98 × 10⁻24 kg, या इन शॉर्ट 6 × 10⁻24 kg। एंड कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एंड स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एक्सीलरेशन जी ऑन द मून, मून पे जो उसका वेट होता है या उसका एक्सीलरेशन होता है वो 1/6 ऑफ अर्थ हो जाता है। अर्थ का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका 1/6 हो जाता है। यही रीज़न है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है जो अर्थ पे होगा उसका 1/6 मून पे होगा। क्लियर?